जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, खामोश। कल हमने भाई एसी चला दो। कल हमने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे। भाई खामोश हो जाए। कल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे, देखिए नहीं खामोश हो रहे ना। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉलो करने हैं। भाई ये जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े ना सीए में, अब आपका तो माशाल्लाह तजर्बा भी हो चुका है। आप ये नहीं कि एफसी वाले बच्चे हैं। शुरू से आखिर तक पढ़ना है, सारी क्लासें लेनी है। क्लास में शुरू में आना है, क्लास में एंड तक बैठे रहना है और होमवर्क भी करना है, क्लास वर्क भी करना है। ये सब कुछ करके ही बंदे का कुछ चांस बनता है पास होने का। इस तरह कभी 1 दिन 2 दिन छुट्टी कर दी फिर अगले दिन आके उस तरह मुँह उठा के बैठे रहे, अब क्या पढ़ाया जा रहा है, इस तरह सीए नहीं हो सकता। ये इधर आप मुश्किल है। तो एक दफ़ा देख लें, आपने जो भी सब्जेक्ट लेने सही तरह लें, जैसे भी लेने। ये कभी आना कभी ना आने से कुछ नहीं बनेगा आपका। अच्छा जी, तो कल हम बात कर रहे थे कि एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहा है, जो कि अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर है, चाहे वो सीएफओ है, चाहे वो छोटा एसी है, चाहे बड़ा एफसी है, सबके ऊपर जो है वो कोड ऑफ एथिक्स का चैप्टर लगेगा। याद रखिएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उस पर कोड ऑफ एथिक्स का चैप्टर लगेगा। अब जब लगेगा तो उनको 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, डेटा है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंटेग्रिटी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, इंटेग्रिटी न्यूट्रल रहना पड़ेगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो चीज़ आपके बताई गई है आपने उसको अमानत के तौर पे संभाल के रखना है, लोकल लॉज फॉलो करने हैं और आपका बिहेवियर सही होना चाहिए लोगों के साथ। ये 5 चीज़ें करने को तो बड़ा दिल चाहता है, ये 5 चीज़ें बड़े अच्छे अच्छे मोती महसूस होते हैं और ये 5 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त महसूस होती हैं दिखने में, लेकिन इन 5 चीज़ों को करने से 5 चीज़ें रोकती हैं। सबसे पहली चीज़, बॉस का खौफ, फियर। बॉस कोई काम कह दे, गलत काम कह दे, दिल चाहे ना चाहे बंदा बॉस का काम कर जाता है, गलत काम कर जाता है। और कल आपको इसकी एक बेहतरीन मिसाल दी थी टीचर वाली। तो वो टीचर के कहने पे बेचारे स्टूडेंट ने बंदे की ठुकाई लगा दी थी। तो ये एक इंटिमिडिएशन थ्रेट इसको कहते हैं कि अगले की रिस्पेक्ट में या अगले के खौफ में कोई काम कर जाना जो ना करने को दिल चाह रहा हो। और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये थ्रेट होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अपनी ज़ात को फ़ायदा मिले। मिसाल के तौर पे बॉस आपको कह दे कि भाई ये तोहफ़ा ले लेना, ये गलत काम करने पे, ये गलत जर्नल एंट्रीज करने पे तोहफ़ा ले लेना, आप तोहफ़ा लेके गलत काम कर दें। अच्छा जी, अगले पेज पे आएँ, पेज 452। बस ये आज हमने 3 थ्रेट्स पढ़ने हैं, फिर हम IS 12 की तरफ मूव बैक करेंगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट ये होता है मोहतरम कि वालिदा ने आपको ये कहा कि बेटा मैं जा रही हूँ तो आलू बैंगन पका लेना आने तक। तो अब आलू भी आपने छीले, बैंगन भी आपने छीले और मसाला भी उसमें आपने ही डाला, सब कुछ किया और इन द एंड आपने जब उसको पकाया और पेश किया तो लोगों ने पूछा यार ये कैसे पके हैं, आपसे ही पूछा ये कैसे पके हैं। यार कमाल हो गई है, ज़बरदस्त हो गया है। यानी सेल्फ रिव्यू, आपके अपने ही काम को रिव्यू करने को कह दिया जाए। आप टेस्ट दें, टेस्ट दे के फारिग हों, टेस्ट दे के टीचर कहे यार जरा रिव्यू करो तुमने कैसा सर कमाल टेस्ट दे दिया आज तो मैंने। तो सेल्फ रिव्यू, अपनी ही की गई चीज को अगर खुद ही वो बंदा दोबारा चेक करे तो उसने तो अपनी की हुई चीज की क्या करनी है, तारीफ ही करनी है। इसे कौन सा थ्रेट कहते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अपने किए हुए काम को दोबारा चेक करने को कहा जाए। अब इसमें मोहतरम कई सिचुएशंस हो सकती हैं। इसमें सबसे पहली बात जजमेंट वाली ले लेते हैं। इसकी जजमेंट की एग्जांपल लिखें यहाँ पे। मिस्टर उमर ACA, मिस्टर उमर ACA is hiring, जल्दी जल्दी इंग्लिश। मिस्टर उमर ACA is hiring, चलो ठीक है, is hiring, has hired कर दें यार, सॉरी। मिस्टर उमर ACA has hired a new staff member. Mr. Umar ACA has hired a new staff member. After 2 months, boss of Umar asked Umar how the new employee
After 2 months, boss of Umar asked Umar how the new employee is working, how is the new employee is performing, how the new employee is performing. बस यार रुक जाए, आप पढ़ें जरा। कितने लोग हैं कहानी में? एक्सेलेंट, 3 लोग हैं। एक उमर है एसी है, जिसने किसी नए लड़के को नौकरी दी है। उसका बॉस कौन है? जो भी होगा, कोई उसका बॉस है। बॉस ने उमर से कहा कि उमर यार वो जो नया तुमने बंदा रखा है नौकरी पे, बताओ वो 2 महीने बाद पूछा वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब मुझे बताएं इसको हायर किसने किया था? उमर ने। आप भी किसी को नौकरी दें, मैं एक मिसाल देता हूं। प्रिंसिपल साहब ने कहा सर आसिफ को कि सर आसिफ आप जो है वो ऑडिट के लिए कोई टीए रख लें। सर आसिफ ने कहा टीए चलो मैं खुद रख लेता हूँ। चंद दिनों बाद प्रिंसिपल साहब ने पूछा वो कैसा जा रहा है? सर मेरा रखा हुआ बंदा गलत हो सकता। जाहिर सी बात है, ये सेल्फ रिव्यू, यही तो सेल्फ रिव्यू है। अपना दिया हुआ काम चेक करने को कहा जाए तो दैट इज ए थ्रेट। तो थ्रेट मीन्स के एक डर है आपको कि आप अपनी ही बात को सही कहेंगे, डर तो है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट अकर्स। अच्छा नहीं, अब इसमें लिख लें, नाउ उमर इज फेसिंग सेल्फ रिव्यू थ्रेट। Self review threat occur when a previous judgment, when a previous judgment is reevaluated by CA, when a previous judgment is responsible for that judgment। बस जिसने जजमेंट ली थी उसी को कहा जाए बताओ तुमने जज सही किया था या गलत किया था। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मेंबर इज मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मिसाल के तौर पे अगर एक मेंबर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा एक और मिसाल है यहां पे, आप लिख लें कासिम। अगली मिसाल एग्जांपल 2, सफे के नीचे भी जगह जहां मर्जी लिखें। कासिम प्रिपेयर्ड जर्नल एंट्रीज, कासिम प्रिपेयर्ड जर्नल एंट्रीज कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली produced P&L and balance sheet. Computer system automatically produced P&L and balance sheet, यानी ब्रैकेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं P&L बैलेंस शीट, कोई मसला नहीं। आजकल सिस्टम ऐसे हैं जर्नल एंट्रीज मांगते हैं, सिस्टम ट्रायल खुद ही बनाते हैं, कंप्यूटर P&L खुद ही बनाते हैं, बैलेंस शीट खुद बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड P&L बैलेंस शीट। बॉस आस्क्ड कासिम, लिख रहे हैं बॉस आस्क्ड कासिम is there any error in P&L balance sheet? Boss asked Kasim, is there any error in P&L or balance sheet? Full stop. Kasim is facing, कंप्यूटर ने बनाया, उसके बैकएंड पे जो है सब्जी तो इसने काटी है ना, जर्नल एंट्रीज तो इसने की है। हाँ कंप्यूटर की एरर निकाल दे वो अलग बात है, बैकएंड पे जर्नल एंट्रीज इसने की है। क्या चीज? थ्रेट क्या मतलब? देखो मेरी सिंपल सी बात है, थ्रेट का मतलब क्या उर्दू में? थ्रेट का मतलब है खौफ। अब आप जब अगले को ये स्टेटमेंट दे रहे होगे कि सही है, तो ये एक खौफ की कैफियत होगी कि यार मैं अपने किए हुए काम की ही तारीफ कर रहा हूँ, ये क्या अजीब सी चीज है। तो ये एक खौफ है। ओके क्या चीज? बाद में बात गलत भी हो सकती है। क्या चीज? अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन अपने काम में गलती निकालना बहुत लो चांस है ना। ये जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, अपने काम को चेक करने का थ्रेट क्या होता है कि अगर आपको अपना ही काम चेक करने को कह दिया जाए तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसमें गलती नहीं निकालेंगे। जब आप उसमें गलती नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब है कि वहां गलत डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी आपका पहुंचा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ मेंबर इज मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है? जर्नल एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मेंबर इज मेंटेनिंग जर्नल एंट्रीज, he may be unwilling to find fault। ये लफ्ज़ है जो उसने यूज किया अनविलिंग आप लोगों के लिए। he may be unwilling, वो अनविलिंग होगा to find a fault in P&L, derived from those records। क्या चीज?
एग्जाम्पल में तो यही, कासिम इज फेसिंग सेल्फ रिव्यू थ्रेट लिख लो। अगेन दिस वुड थ्रेटन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। यहां आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। न्यूट्रल बंदा ये सब सोचेगा नहीं, न्यूट्रल बंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। आलू बैंगन में आलू छिलके वाला आ भी जाएगा तो आप उस आलू को अपनी प्लेट में डाल लेंगे चुप करके। ओके ये उसने, हमने जो पहली एग्जांपल लिखी है ना, एग्जांपल 1, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिए। सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट इंक्लूड बिजनेस डिसीजंस और बिजनेस डेटा। बिजनेस डिसीजन वाली मिसाल पहली थी जिसमें बंदे को नौकरी दी थी, और बिजनेस डेटे वाली मिसाल दूसरी थी। बिजनेस डिसीजन वाली मिसाल थी एग्जांपल 1 और बिजनेस डेटा वाली मिसाल थी एग्जांपल 2। बिजनेस डिसीजन और बिजनेस डेटा इज रिव्यूड बाय द सेम सीए इन बिजनेस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दोज, यार जरा पढ़े लफ्ज, रिव्यूड बाय सेम सीए इन बिजनेस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द डिसीजन। जिसने डिसीजन लिया उसी ने बाद में रिव्यू किया। अच्छा, एडवोकेसी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, सपोर्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेट बनना, एडवोकेसी करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना कोई हर्ज नहीं है, अनलेस कि सपोर्ट करने में आप झूठ बोलें। और ये बहुत ज्यादा चांस होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हुए झूठ बोल ही जाएं। जैसे आपके भाई के खिलाफ कोई केस हो गया तो आप कोर्ट में जाके बहुत डर है इस बात का, थ्रेट यही तो होता है, बहुत डर है इस बात का लोगों को कि आपने झूठ बोल जाना है और आपने भाई को सेव कर लेना है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने की बिल्कुल इजाजत है, आप जरूर सपोर्ट करें, लेकिन अनड्यू सपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। A CA in a business may often need to promote the organization position। अक्सर आपको ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन प्रोमोट करनी पड़ती है by providing financial information। मिसाल के तौर पे for raising equity, for raising new capital, आसान इंग्लिश, for raising new capital, नया कैपिटल इकट्ठा करना था, you prepared estimated P&L of next 3 years। एस्टिमेटेड P&L बन सकता है, हाँ एस्टिमेशंस हो सकती हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। राइज वालों से कहें आप अगले साल का P&L बना दें, वो कुछ ना कुछ बना देंगे। यार AFC में इतने हैं, ये लोग कैफ में जाएंगे, और FSC वाले इतने आएंगे, 2-3 साल का तो एस्टिमेट लग ही सकता है, ज्यादा सालों का जरा मुश्किल हो जाता है। तो कई दफा ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा इकट्ठा करना होता है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा इकट्ठा करना होता है तो पैसा इकट्ठा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि मैं कुछ ना कुछ लोगों को दिखाऊंगा तो लोग पैसा लाएंगे ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को दिखाया कि हमारे पास ये कुछ है, तो हमारे फ्यूचर में इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त प्रॉफिट आने वाले हैं, तुम लोग जाओ घरों से पैसा ले आओ। लोग घरों से पैसा लाने लग गए। उसके बैकएंड पे आप अकाउंटेंट ने, जिसने CA किया हुआ था, इंट्रो FR1 पढ़ी हुई थी, उसने बैकएंड पे 3 साल का P&L बनाया हुआ था। आपने 3 साल का P&L बना के लोगों के सामने पेश किया, जिसके बुनियाद पे लोग तैयार हो गए कि अपने घरों की सेविंग्स लाके आपको पेश कर दी। ऐसी सूरत में आपने ऑर्गेनाइजेशन को जरूर प्रमोट भी करना है और सेव भी करना है, सपोर्ट भी करना है, लेकिन जहां आपको लगे कि ओनर्स आपको गलत बातें बता रहे हैं और P&L के अंदर गलत आइटम्स डालने को कह रहे हैं, वहां पे आप फिर कह दें ये काम मैं नहीं कर सकता। एडवोकेसी की बिल्कुल इजाजत है, लेकिन एंड पे एक लाइन लिखी हुई है, एज लॉन्ग एज इंफॉर्मेशन इज नीदर फॉल्स नॉर मिसलीडिंग सच एक्शन वुड नॉट क्रिएट अ थ्रेट। जब तक कि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो कहते हैं कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन अगर आप झूठ बोल दें, आपको गलत काम कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेल के अंदर आप फॉरेन डेटर्स को सेल डाल दें और बाद में पता चले फॉरेन एंटिटीज आपसे चीजें ही नहीं खरीदना चाहती, वो फिर गलत होगा। अब दोबारा पढ़ना है जरा, ये आपने लिख लिया होगा, फॉर रेजिंग न्यू कैपिटल यू प्रिपेयर्ड एस्टिमेटेड P&L ऑफ 3 years। यू से मुराद CA prepared estimated P&L of next 3 years। A CA in a business may often, यार CA in a business लफ्ज क्यों यूज हो रहा है बार बार? CA in a business, मोहतरम ये ऑडिटर नहीं आया हुआ, ये बिजनेस में है, किसी बिजनेसमैन का नौकर है इस वक्त। A CA in a business, पेप्सी के बिजनेस में काम कर रही है। A CA in a business, ये उन CAs की बात नहीं हो रही जो लोगों के क्या करते हैं, ऑडिट। A CA in a business may often need to promote the organization position by providing financial information। जैसे 2-3 सालों का P&L,
एज लॉन्ग एज, जहां तक इंफॉर्मेशन इज नीदर फॉल्स नॉर मिसलीडिंग, सच एक्शन वुड नॉट क्रिएट अ एडवोकेसी थ्रेट। इस इंग्लिश, इस फिक्रे को मैं आसान करके अगर पढ़ूं, एज लॉन्ग एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू, सच एक्शन वुड नॉट क्रिएट एन, नीदर फॉल्स का मतलब ट्रू ही होता है ना, नीदर फॉल्स का मतलब ट्रू ही होता है ना। एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू, such action would not create a threat. Is, बोलें is true. As long as the information is true, it is not a threat. और जहां तक information false होगी, that is a threat. अच्छा जी, फेमिलियरिटी थ्रेट, जान पहचान। अब आप हजरात मिसाल के तौर पे तो साथ वाला कोई नया लड़का आपके साथ बैठा हुआ, चल यार वो फलां काम करें, आप कहेंगे छोड़ यार क्या बातें कर रहे हैं, और आपका दोस्त कहते यार वो मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, कसूर मेरा ही था, तो कोई नहीं, जरा आप दूसरे बंदों को थोड़ा रोब शोप डाल के आने, 2-4 लड़के लेके आ जा, तो आप कहेंगे यार तू परेशान ना हो, हालांकि तू गलत है लेकिन कोई नहीं, चलते हैं। तो ये है फेमिलियरिटी, जान पहचान में गलत काम कर जाना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेमिलियरिटी कैसे होती है, उसकी 3 एग्जांपल्स आपने पढ़नी है। सबसे पहले मैं यहां से पढ़ा हूं, लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टेक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजंस। अनड्यू डिस्काउंट्स, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो कि एयर कंडीशनर बेचते हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, मिसाल के तौर पे आप पेल में काम कर रहे हैं, तो वह पेल में काम करने की वजह से आप वहां पे एम्प्लॉई हैं और एयर कंडीशनर्स बेचते हैं। अब कोई कस्टमर है, अक्सर आता रहता है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जिसकी फैक्ट्री लगी हुई है, तो उसको अक्सर एसी चाहिए होते हैं, तो उसकी फैक्ट्री है, वो बल्ब बनाता है, वो अक्सर आपके पास एसी लेने आता रहता है। तो इस दफा वो आपके पास आया और आपको आके कहा यार और क्या हाल है, आपने कहा यार आप तो अब जिगर हैं अपने, और सुनाए क्या हाल है, आपने तो और कहीं जाना। उसने कहा यार इसका बड़ा मसला पड़ा हुआ है, तो मुझे ना डिस्काउंट दे दो, तो बिल शिल कुछ ऐसे बना देना कि इधर उधर मिसलेनियस एक्सपेंस में खर्चे डाल देना, लेकिन वो डिस्काउंट मुझे दे दो, खर्चे उधर डाल देना, कुछ कर के ना, कुछ तुमने बस खुद ही संभालना है। आप कहेंगे कोई मसला नहीं यार, आप परेशान ना हो, अब तो आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ मैं। अक्सर लोग मुंह से कहते हैं मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, आपको इनकार करना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये किस वजह से हुआ है, ये जान पहचान की वजह से हुआ है। इसलिए कहते हैं जिंदगी में ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी होती लोगों को, ज्यादा अपने अंदर नहीं घुसने देना होता, वो फिर आपको यूज भी करने लग जाते हैं। लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग द, वो आपके बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बॉस को पता चल गया कि आपने आंटी डिस्काउंट दिया था, तो बॉस तो आपकी खिंचाई लगा देगा। तो लेकिन जाहिर बात है आपके हाथ में अकाउंट्स हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप ऐसे शफाफ तरीके से गेम खेलेंगे कि बॉस को भी पता नहीं चलना। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसमें अच्छा कई दफा ऐसा भी होता है, ये अगली मिसाल में मैं बात करने लगा हूं, यहां तो बिजनेस कॉन्टेक्ट्स की बात नहीं हो रही ना, बिजनेस कॉन्टेक्ट से मुराद कोई कस्टमर्स होंगे आपके। कई दफा ऐसा होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स और प्रेफरेंशियल पेमेंट फ्रॉम बॉस। कई दफा बॉस से भी गिफ्ट एक्सेप्ट होते हैं और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। यानी बॉस आपको ये कह देता है मोहतरम आप हमारे साथ जो है वो चलें, अगली वाली सीट मरी में जाते हुए गाड़ी पे हम आपको देंगे, और आप हमारे साथ ट्रैवल किया करें, आपको बिजनेस क्लास में हम ट्रैवल कराया करेंगे, और ये सब करके ना आप जब फुल पंप हो गए और जबरदस्त, और ये, और जब भी खाना आएगा तो कढ़ाई सबके सामने आपके सामने पेश होगी। जब आपको ट्रीटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में मिली ना, किसी दफ्तर में आप गए, वहां पे ये सारी चीजें जब आपको मिली, तो आप जब फूल के कुप्पा हो गए, तो फिर एम्प्लॉयर ने कहा कि यार ये 2-3 काम करने हैं। सर कोई मसला ही नहीं सर कोई मसला ही नहीं, और बताएं क्या करना है। तो पहले आपको आसमानों पे उठाया जाएगा, आसमानों पे उठा के जब आसमान पे पहुंच जाएंगे फिर काम करवाए जाएंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अनलेस द वैल्यू इज क्लियरली, हाँ छोटा मोटी चीज हो कोई तोहफे में देती है उसकी खैर है, कहते हैं छोटा मोटा चलता है, अनलेस द वैल्यू इज क्लियरली इनसिग्निफिकेंट। आप बिकेंगे तो नहीं, वैसे छोटे मोटे गिफ्ट्स पे बिका तो नहीं करेंगे, करोड़ रुपए वाले पे, 10 करोड़ रुपए वाले पे, 1 अरब वाले पे नहीं बिकेंगे। वेल डन। ओके, आखिरी बुलेट,
अच्छा, एक चीज बड़ी ज्यादा होती है जो जान पहचान की वजह से कर जाते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं, आपका भाई भी नौकरी कर रहे हैं, आप तो मारे जाएंगे। आप अब बॉस कहेगा आपके भाई को प्रमोट करें या वो जो नया लड़का बिलावल हमने रखा है उसे प्रमोट करें। अब आप कहेंगे कि सर मेरा भाई वैसे अच्छा परफॉर्म करे, बड़ा जबरदस्त जा रहा है सब, मैंने चेक किया, हालांकि बिलावल सही परफॉर्म करा होगा, लेकिन आप क्या कहेंगे, मेरा किस वजह से, फेमिलियरिटी की वजह से, भाई से फेमिलियरिटी आपकी। तो ये तो थ्रेट ना चाहते हुए हर इंसान के अंदर है ही। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन ए पोजीशन, आप एक पोजीशन में होंगे टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल, हो सकता है अपने भाई की तनख्वाह भी आप बढ़वा सकें, और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मतलब, पोस्टिंग इसकी लाहौर में कर दो, गुजरांवाला में बेचारा तंग आ गया है तो इसकी पोस्टिंग लाहौर में कर दो, कई बेनिफिट्स हो सकते हैं नॉन फाइनेंशियल। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू सपोर्ट एन इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर, इमीडिएट या क्लोज फैमिली मेंबर, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं अनड्यू। Familiarity threat occurs when because of close relation, भाई से रिश्तेदारी की वजह से CA become too sympathetic to interest of other, दूसरे बंदे के इंटरेस्ट में आप too sympathetic हो गए। या ये वाला ध्यान में लिया, बिजनेस कॉन्टैक्ट जिसको आपने अनड्यू डिस्काउंट दिया है, दोबारा पढ़ लें उसके लिए। Familiarity threat occurs when because of close relation, वो जो फलां इलाके का फैक्ट्री वाला बंदा था आपके पास AC एक्सेल लेने आता था। Familiarity threat occurs when because of close relation CA become too हमदर्द to the interest of others, दूसरों के इंटरेस्ट के लिए आप बहुत ज्यादा हमदर्द बन जाते हैं। टू हमदर्द का मतलब है बहुत ज्यादा हमदर्द, अनड्यू हमदर्दी आप करने लग जाते हैं उसके साथ। और एग्जांपल्स दैट मे क्रिएट familiarity threat include following, इसमें 3 बातें याद कर लें। नंबर 1, किसको सपोर्ट किया जा रहा है, इमीडिएट और क्लोज फैमिली में। दूसरी बात, लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। नंबर 3, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको इंशाल्लाह कल रिवाइज करेंगे दोबारा और फिर इसके पास पेपर्स करेंगे। एक दफा आपने इसको पढ़ के आना है, लेकिन ये थ्रेड्स इंशाल्लाह कल दोबारा रिवाइज करेंगे, आपने याद करवाने। निकालें जी पेज 317, क्वेश्चन 2 IS 12 का। हाँ, सेफगार्ड्स फिलहाल सॉल्यूशन से याद कर लो, वो जो 4-5 दिए हुए थे। पेज नंबर कौन से, 370, 317 IS 12 पास पेपर क्वेश्चन 2। यार वो ब्लैक मार्कर का कहना उन्हें, अच्छा रहने दो। अच्छा यार एक चीज बताएं, बड़ी गौर से आपने बात सुननी है। IFRS वाले कहते हैं आपने एक एसेट खरीदा, इसको 3 साल पे डेप्रिशिएट कर दें, क्लियर। टैक्स रूल्स कहते हैं कि आपने ये जो एसेट खरीदे इसको 2 साल पे डेप्रिशिएट कर दें। 45 और 45 की डेप्रिसिएशन आ गई। मुझे बता दें, जब मैं यहां खड़ा होकर देखूंगा, तो अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट कर चुके हैं, यहां खड़े होकर देख रहा हूं, पूरा 90, टैक्स वाले पूरा 90। अच्छा, ये जो इख्तलाफ सा आया था, पहले साल अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट किया था, 30, लेकिन जो टैक्स की किताब थी उसने क्या कहा था, कितना डेप्रिशिएट करो। ये जो इख्तलाफ सा आया था हमारे और टैक्स वालों में, क्या ये एक आर्जी इख्तलाफ था, ये एक परमानेंट इख्तलाफ था? परमानेंट इख्तलाफ तो नहीं था। परमानेंट इख्तलाफ क्या हो सकता है,
परमानेंट इख्तलाफ क्या हो सकता है वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये परमानेंट नेचर का कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ खड़े होकर अगर देखूं मैं, यानी चौथे पांचवें साल के एंड पे मैं खड़ा हूँ, ये तो 3 साल अभी हुए ना, चौथे पांचवें साल के एंड पे मैं खड़े होकर नजर मारूं तो अकाउंटिंग वालों ने कितना डिप्रीशिएट कर दिया है 90, और टैक्स वालों ने, इसका मतलब है ये जो डेप्रिसिएशन के रेट्स की वजह से मेरे में, अकाउंटिंग वालों में, मेरे में और टैक्स वालों में, ये जो डेप्रिसिएशन रेट्स की वजह से अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ आता है, ये इख्तलाफ एक आर्जी नेचर का होता है या एक परमानेंट नेचर का इख्तलाफ होता है? आर्जी नेचर का इख्तलाफ होता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि जी ग्रेचुटी एक्सपेंस जो है ना, ग्रेचुटी एक्सपेंस का मैंने अंदाजा लगाया है कि अगले साल ना एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे तो मुझे 20 रुपए का खर्चा होगा, तो अगले साल एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे, मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं खड़ा हूं मिसाल के तौर पे 2010 के साल में, मैं खड़ा हूं 2010 के साल में, तो 2010 के साल में मैंने 22 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड किया। अच्छा, ये तो है IFRS। टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले कहते हैं कि ग्रेचुटी में अंदाजा देखो कि एम्प्लॉई ने जाना है या एक्चुअली जब जाए तब खर्चा रिकॉर्ड करो। अब जब 2010 का साल होगा तो 2010 के साल में टैक्स वाले 22 रुपए को खर्चा नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हम इसको खर्चा नहीं मानते। क्यों नहीं खर्चा मानते? क्योंकि अभी वो गया ही नहीं, जब रिटायर होगा 22 रुपए दोगे तो खर्चे में डाल देना। बिल फर्ज अगला साल आया 2011 का, वो बंदा रिटायर हो गया और रिटायर होके हमने उसको अगले साल 2011 में पैसे पे कर दिए, तो पे करने की वजह से बताएं ये 22 रुपए का खर्चा टैक्स वालों की नजर में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगर मैं यहां खड़ा होकर देखूं तो मुझे बता दें 2010 में काउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? 22। 2010 में टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला? क्यों नहीं खर्चे में डाला? क्योंकि वो भी अंदाजा था कि जाएगा, गया नहीं था, और अगले साल चला गया तो 22 रुपए खर्चे में डाल दिया। आप बता दें अकाउंटिंग वालों ने भी 22 खर्चे में डाला, टैक्स वालों ने भी 22 खर्चे में डाला। अकाउंटिंग वालों ने कब खर्चे में डाला? जब उसने सर्विस दी या जब गया? जब सर्विस दी। टैक्स वालों ने कब खर्चे में डाला? जब वो गया। तो ये जो हमारे और टैक्स वालों के अंदर एक इख्तलाफ आया है, हम क्या कह रहे हैं, खर्चा कब बनाओ? जब 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 वो अकर हो जाए, और जब वो सर्विस दे। वो क्या कह रहे हैं, खर्चा कब बनाओ? जब वो पे हो जाए, जब वो पेमेंट हो जाए। तो कोई नहीं, इख्तलाफ एक आर्जी सा इख्तलाफ है जो हमारे और टैक्स वालों के दरमियान क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे दूसरे साल के एंड पे हम आके खड़े होकर देखेंगे तो ये इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, ये इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मोहतरम, नहीं नोट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो डिफरेंसेस आते हैं ना हमारे और टैक्स वालों के दरमियान, ये ना 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी और एक होते हैं परमानेंट। टेम्परेरी जैसे डेप्रिसिएशन का रेट, डेप्रिसिएशन का रेट वो कहते हैं कुछ और रेट लगा लो, हम कहते हैं कुछ और रेट लगा लो, लेकिन लाइफ के एंड पे तो ये किसी न किसी दिन खड़े होकर हमें पता चलता है कि दोनों ने फुली डेप्रिशिएट कर लिया। ग्रेचुटी एक्सपेंस यानी एम्प्लॉय ने रिटायर होना, रिटायरमेंट के वक्त उसे पैसे देने हैं। हम क्या कहते हैं, जब सर्विस दे रहे हैं तब खर्चे में डाल लो। वो क्या कहते हैं, कब खर्चे में डालो? जब पे करो। अच्छा, ये ग्रेचुटी एक्सपेंस हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अटेंटिव, हम अंदाजा लगाएंगे क्या, कितने लोग पैसा लेके भाग सकते हैं। हम अंदाजा लगाएंगे इतने लोग पैसा लेके भाग सकते हैं। अगले साल वो पैसा लेके जब भागेंगे तब टैक्स वाले माइनस करने देंगे। तो बता दें हम अंदाजा माइनस करेंगे और टैक्स वाले उनको कब माइनस करने देंगे? जब वो एक्चुअली लेके भागेंगे। तो हमारे और उनके दरमियान जो इख्तलाफ आया है वो एक आर्जी नेचर का इख्तलाफ है। हम इस साल खर्चा बना देंगे कि शायद इतने लेके भागें, और वो कब खर्चा बनाएंगे? बोलो साथ साथ ना, क्या कर रहे हो आप लोग? हम इस साल खर्चा बना देंगे जब अंदाजा होगा कि वो लेके भागेंगे, और वो कब खर्चा बनाएंगे? जब वो एक्चुअली पैसे लेके भागेंगे, जब वो एक्चुअली पैसे लेके भागेंगे। ये एक टेम्परेरी नेचर का हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ आता है। कुछ इख्तलाफ होंगे हमारे और टैक्स वालों की नजर में जो किस नेचर के होंगे? परमानेंट नेचर के होंगे। परमानेंट नेचर के सिर्फ 2 इख्तलाफ हैं पूरे के पूरे IAS 12 में। परमानेंट नेचर के सिर्फ 2 इख्तलाफ हैं। नंबर 1 एग्जेम्प्ट इनकम। नंबर 1 क्या मिसाल थी इसकी? एग्रीकल्चर।
इधर देखिएगा, नोट नहीं करना, नोट नहीं करना। दो 2010 में मैंने 50 मिलियन एग्रीकल्चरल इनकम कमाई और अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक इनकम में डाल दी। 2010 में मैंने 50 मिलियन एग्रीकल्चर, इधर ऊपर देखे हैं मैं, तो 2010 में मैंने 50 मिलियन एग्रीकल्चर इनकम कमाई और आईएफआरएस रूल्स के मुताबिक इनकम में डाल दी। टैक्स वाले कहते हैं इस 2010 में जो तुमने 50 मिलियन कमाया है, इसको तुम इनकम में इस साल डालो, अगले साल डाल दो, उससे अगले साल डाल, नहीं यार इसको इनकम में ना डालो। अब आप जरा मुझे सोच के बताएं, हम अकाउंटिंग वाले क्या इसको इस साल इनकम में डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे। हम तो एंट्री करेंगे, हमारे मैंगोज के बाग बिकेंगे, हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट और सेल ऑफ मैंगोज 50 मिलियन क्रेडिट। तो हमारे तो मैंगोज के बाग बिकेंगे, हम तो एंट्री करेंगे, हम तो इनकम में लेके जाएंगे, हम खुश होंगे हमारी इनकम आई है। कैश डेबिट सेल ऑफ मैंगोज क्रेडिट, पूरी एंट्री करेंगे हम 50 मिलियन की। अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक ये क्या बन गई हमारी इनकम? किस साल की? 2010 की। हमने टैक्स वालों से कहा क्या करें, आप इस साल इनकम में डालना पसंद करेंगे, अगले साल, उससे अगले साल? किस साल आप इनकम में इसको कैसे आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालेंगे, फौरन इनकम में डालेंगे, क्या करें? ओ छोड़ो यार, हम डालेंगे नहीं इसको इनकम में, बात ही खत्म हो गई यार, हमने इसको इनकम में नहीं डालना। अब बता दें हमने कब इनकम में डाला है? इस साल। टैक्स वाले कब इनकम में डालेंगे? पता नहीं। हमने कब इनकम में डाला है? टैक्स वाले कब इनकम में डालेंगे? पता नहीं। कभी भी नहीं डालेंगे, पता नहीं, कभी भी नहीं डालेंगे। तो टैक्स वाले कभी भी इनकम में नहीं डालेंगे। अब आप मुझे बता दें ये हमारे और जो टैक्स वालों के दरमियान के इख्तलाफ आया है, ये अभी थोड़े सालों में रिमूव हो जाएगा या कभी रिमूव नहीं होगा? कभी रिमूव नहीं होगा। इसको कहते हैं परमानेंट डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज, बोलें, एग्जेम्प्ट इनकम। बस उर्दू में छोटी सी बात लिख लें, पहले यहां तक नोट कर लें, सिर्फ इतना सा नोट करना है बस। ओके चलें जी, अब उर्दू में लिखें जरा स्टार डाल के। आईएफआरएस के मुताबिक एग्रीकल्चरल इनकम रिकॉर्ड होगी, बिल्कुल। आईएफआरएस के मुताबिक एग्रीकल्चरल इनकम इस साल रिकॉर्ड होगी। आईएफआरएस के मुताबिक एग्रीकल्चरल इनकम इस साल इनकम में जाएगी, इस तरह कर लें। आईएफआरएस के मुताबिक एग्रीकल्चरल इनकम इस साल इनकम में जाएगी। आईएफआरएस के मुताबिक एग्रीकल्चरल इनकम इस साल इनकम में जाएगी, लेकिन टैक्स वालों के मुताबिक ये कभी भी इनकम में नहीं जाएगी। ओके अगली चीज मोहतरम जी बताइएगा जरा गौर से कि ये तो बात होगी इनकम की। अब है खर्चे के लिए क्या लफ्ज़ यूज होते हैं? डिडक्शंस नॉट अलाउड। डिडक्शंस जैसे कि फाइन, तो इसको डबल स्टार लगा के इसको लिखें, पहले समझ लें। हाँ कह सकते हो आप, बिल्कुल, वो डिस्कशन इस आईएसएल में नहीं है। अच्छा मोहतरमा, डिडक्शन होता है खर्चा, फाइन है खर्चा है। उधर जरा आके देखिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक खर्चा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक, हमने क्रेडिट सेल की, तो जब हमने क्रेडिट सेल की तो क्रेडिट सेल करने पर जरा सोचिएगा, क्रेडिट सेल करने पर हमने कहा हमारे ख्याल से तो इतने डेटर पैसा लेके भाग जाएंगे, तो हमने कहा हमारा अंदाजा इतने लोग पैसा लेके भागेंगे। टैक्स वालों ने कहा फिलहाल अंदाजा ना माइनस करो, जरा एक्चुअली लोगों को भागने दो, वो माइनस कर लेना। तो हम अकाउंटिंग वाले क्या माइनस करते हैं? अंदाजा। और टैक्स वाले क्या माइनस करते हैं? एक्चुअली जो लोग पैसा लेके भागे। क्लियर? अच्छा जी। सिमिलरली अगर मैं इधर आऊं,
हमने कहा जी हमने कोई हुकूमत को जुर्माना पे किया है, मिसाल के तौर पे कोई फाइन वगैरह हमने पे किया है इमरान खान को, कोई हमने लॉ तोड़ दिया था साहिल समंदर के ऊपर, कोई मसला कर दिया था हमने, तो हमने हुकूमत को जुर्माना पे किया है। तो जो हमने हुकूमत को जुर्माना पे किया वो जुर्माना अकाउंटिंग वालों की नजर में तो खर्चा है। हमने टैक्स वालों ने कहा यार वो हमने टैक्स वालों को कहा हमने वो जुर्माना पे किया है, तो वो जुर्माना ना हमने माइनस कर लिया है खर्चे के तौर पे, तो वो ना आप लोग कब माइनस करने दोगे वो जुर्माना, इस साल माइनस करने दोगे ये जुर्माना या अगले साल माइनस करने दोगे? क्या जवाब आएगा? हमें जुर्माने को कभी भी माइनस। तो कुछ हमारे खर्चे होते हैं जिन पे टैक्स वाले हमारे से डिसएग्री करते हैं कि वो खर्चा रिकॉर्ड कब करना है, इस पे डिसएग्रीमेंट होता है कि इस साल नहीं इस साल रिकॉर्ड कर लो। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है घर में हो अब्बू, कुछ चीजें कहते बेटा अभी नहीं अगले साल कर लेना, बेटा अम्मी अच्छा बेटा अभी नहीं शाम को कर लेना, ये बेटा अभी नहीं कल चले जाएंगे, और कुछ चीजों में बेटा कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे हमारा और टैक्स वालों का क्या इख्तलाफ है, जरा बताएं। इख्तलाफ क्या है? हम अंदाजा लगाते हैं कितने लोग पैसा लेके भागेंगे और उस अंदाजे को खर्चे में डाल देते हैं। टैक्स वाले क्या कहते हैं? अंदाजे को खर्चे में ना डालो बल्कि एक्चुअली जब लोग पैसा लेके भागें तब खर्चे में डालो। तो ये हमारे और टैक्स वालों में एक इख्तलाफ आता है जो किस नेचर का, एक आर्जी सा इख्तलाफ है। हम फिलहाल खर्चा डाल देते हैं, वो कब खर्चा डालने देते हैं? जब एक्चुअली हो। इधर आए, हम फाइन को इस साल खर्चे में डाल देंगे, वो फाइन को कब खर्चे में डालेंगे? नेवर अलाउड, नॉट अलाउड की बजाय नेवर अलाउड, वो डिडक्शन कभी भी माइनस नहीं करने देंगे। लिखें आईएफआरएस के मुताबिक हमने फाइन को इस साल खर्चे में डाल दिया, आईएफआरएस के मुताबिक हमने फाइन को इस साल खर्चे में डाल दिया, फाइन एक्सपेंस डेबिट करके। आईएफआरएस के मुताबिक हमने फाइन को इस साल खर्चे में डाल दिया। टैक्स रूल्स वालों ने कहा हम कभी खर्चे में नहीं डालने देंगे। अच्छा यार, ये ग्रेचुटी एक्सपेंस की तरह एक और एक्सपेंस होता है, लिख लें वारंटी एक्सपेंस, मोबाइल की वारंटीज वगैरह, वारंटी एक्सपेंस। ग्रेचुटी एक्सपेंस की तरह एक और एक्सपेंस होता है वारंटी एक्सपेंस। अच्छा ये ना अब 3 टी काउंट है, ये मैं आपको बना के देने लगा हूं। कौन कौन से टी काउंट? ग्रेचुटी, वारंटी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ग्रेचुटी, वारंटी और प्रोविजन फॉर। ग्रेचुटी क्या होता है? रिटायर होने वाले एम्प्लॉय को तोहफा देना। और वारंटी क्या होता है? तो जो चीज खराब हो जाए उसे रिपेयर करके देना। इसके लिए माजरत, ये थोड़ा सा हमें लेक्चर नोट्स वाले में आना पड़ेगा। पेज 743, पेज 743। ओके, ग्रेचुटी एक्सपेंस पेज 743। इधर ऊपर देखें बस। मेरा ख्याल है कि मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे उन लोगों को जो रिटायर होंगे। मैं खर्चा बुक करने की क्या एंट्री करूंगा, जरा सोच के बताएं। ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेचुटी पेएबल। अटेंटिव है सारे भाई आखिर तक? मेरा ख्याल है कि जो लोग रिटायर होंगे तो मुझे रिटायरमेंट के वक्त उनको कोई ना कोई ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। तो अभी वो रिटायर हुए नहीं फिलहाल, लेकिन हो सकते हैं वो रिटायर। अगर मैं सोचूं कि फला बंदा रिटायर हो गए और मुझे उसे तोहफा देना पड़ेगा, तो उसको बुक करने की एंट्री बताएं क्या होगी? खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट। लेकिन असल में ना ये पेएबल थोड़ा सा अनसर्टन होता है, उसने किस टाइम छोड़ के जाना है, इसलिए ऐसी एक नॉर्म है, इसके लिए लफ्ज यूज हो रहा है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। आप अपने समझने के लिए फिलहाल डबल अंडरलाइन कर सकते हैं ग्रेचुटी पेएबल। तो क्या एंट्री बन गई जी? ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेचुटी पेएबल
क्या कोई ना कोई छोड़ के जा भी सकता है इस साल के? नहीं छोड़ के जा सकता। मैंने अंदाजा लगाया 50 रुपए मुझे देने पड़ेंगे छोड़ के जाने पे एम्प्लॉय को। उसमें से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है? फर्ज करें कोई छोड़ के चला गया, छोड़ के जाने की एंट्री बताएं, उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। ग्रेच्युटी, पेएबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट। बिल्कुल बिजली के बिल वाली एंट्रीज हो गई। एक्सपेंस, डेबिट, पेएबल, क्रेडिट, पेएबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट। ओके, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल के एंड पे भी मेरा कोई अंदाजा हो कि कोई चीजें पेएबल हैं पिछले साल के एंड पे भी। फर्ज करें पिछले साल के एंड पे, ब्रॉड डाउन में ज्यूम कर रहा हूं, फर्ज करें पिछले साल के एंड पे भी मेरा अंदाजा था 15 रुपए मुझे देने पड़ेंगे जाने वालों को, 15 रुपए देने पड़ेंगे जाने वालों को। इस साल लायबिलिटी कितने से बढ़ी? इस साल लायबिलिटी कितने से बढ़ी? 50 से। जाने वालों को कितनी पेमेंट की? बैलेंसिंग बता दें, स्टिल कितने पैसे देने हैं? 35। अब मुझे इस 15 की नेचर बताएं। हर पेएबल अकाउंट आपको पता है। अच्छा, क्रेडिट अकाउंट जहन में लाएं। क्रेडिट अकाउंट, ब्रॉड डाउन, परचेजेस, कैश, कैरी डाउन। दोबारा सोचें, डेटर अकाउंट नहीं, क्रेडिट अकाउंट जहन में लाएं। पेएबल की जगह क्या लिखूं मैं? क्रेडिटर लिखे ना, क्रेडिटर जैसा अकाउंट है। क्रेडिटर जैसा नहीं, क्रेडिटर अकाउंट ही है ये। क्रेडिटर्स को चीजों के पैसे देने होते हैं, इसे सर्विस दे रहा है, इसको इसके पैसे देने हैं, तो सेम क्रेडिटर जैसा अकाउंट है। क्रेडिट अकाउंट कैसा होता है? बोले। ब्रॉड डाउन, परचेजेस, कैश और कैरी डाउन। अच्छा जी, क्या अंदाजा था अगर लोग छोड़ के चले जाएं तो कितने देने पड़ेंगे? 15। इस साल और लोगों ने भी नौकरी की, उनमें से भी कुछ छोड़ के जा सकते हैं, उनको कितने देने पड़ेंगे? 50। इस साल कितने लोग रिटायर होके चले गए? 30। अभी भी कितनों को देने पड़ सकते हैं? 35। क्लियर? ओके। अच्छा मोहतरम, अब आप जरा मुझे बताइएगा, बड़ी फाइनल और हतमी बात कर रहा हूं, इधर ऊपर देखें। अकाउंटिंग वाले ये खर्चे में डालेंगे, बिल्कुल, ये देख लें, एक्सपेंस डेबिट। अकाउंटिंग वाले ये खर्चे में डालेंगे, टैक्स वाले कहेंगे नहीं 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 नहीं। तो बता दें एज पर आईएफआरएस क्या खर्चा होगा? आईएफआरएस रूल्स के मुताबिक ये खर्चा होगा, और एज पर टैक्स रूल्स ये खर्चा होगा। अकाउंटिंग वाले अंदाजा लगाते हैं, टैक्स वाले सिर्फ किनको खर्चे में डालने देते हैं? और मुझे ये बता दें, बाकी 35 रुपए फिर टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? जब कभी पे होंगे, जब कभी ये रिटायर होंगे, पे होंगे, तो बाकी भी माइनस कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। क्लियर? ओके, आगे वारंटी तो सेम है। मेरी दुकान है मोबाइलों की, बताया नहीं था मैंने आपको, मेरी दुकान है मोबाइलों की, तो मेरा अंदाजा है, छोटे छोटे मोबाइल बेचता हूं, मेरा अंदाजा है कि 100 रुपए के लोग रिपेयर कराने आ जाएंगे। मेरा अंदाजा है कि 100 रुपए के लोग मोबाइल रिपेयर कराने आ जाएंगे। मैं लाइबिलिटी बुक करूं या पे करूं? मेरा अंदाजा है कि लोग मोबाइल सही कराने आ जाएंगे। मैं लाइबिलिटी बुक करूं या पे करूं? बुक करूं लाइबिलिटी बुक करने की एंट्री क्या होती है? खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट या खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट? खर्चा डेबिट। भाई धूप नहीं है या माथे से हाथ हटाओ। अच्छा मुझे बताएं, मेरा अंदाजा है कि लोग मोबाइल सही कराने आएंगे, मैं खर्चा बुक करूं, खर्चा पे करूं? खर्चा बुक करूं, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट। क्लियर? और बिल फर्ज उसमें से सही कराने आ गए, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है पिछले साल के शुरू में भी अंदाजा हो कुछ लोगों ने आने 30 ये थे, ये पुराने कोई लोगों के आने की उम्मीद थी। देखें ना यार, इधर देखें ब्रो, ये भी क्रेडिटर की तरह का अकाउंट है, 100% सेम अकाउंट है। पिछले साल के शुरू में क्या अंदाजा था कितने लोग सही कराने आएंगे? 30। इस साल और कितने लोगों के आने का चांस है? आए कितने, फिर कभी कितने आ जाएंगे? 70। अकाउंटिंग वालों का अंदाजा बताएं कितना है? 100। ये आईएफआरएस रूल्स के मुताबिक खर्चे में जाएगा, और टैक्स वालों के रूल्स के मुताबिक कितना खर्चे में जाएगा? जो एक्चुअली पे हो गया। अंडर टैक्स लॉज वारंटी एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। क्लियर? अब मुझे जरा अकाउंट बनवा दें, प्रोविजन फॉर वारंटी और प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का एक दफा रिवाइज हो जाए। प्रोविजन फॉर, ये आपने समझने के लिए ग्रेच्युटी पेएबल। अच्छा
एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट या प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन और पेबल ना एक ही चीज होता है, प्रोविजन और पेबल एक ही चीज होता है। प्रोविजन पेबल का दूसरा नाम है, ऊपर पेबल लिख लें। आप भी बनाए ना कहीं रफ वर्किंग में अकाउंट, एक दो एडवाइस हो जाए। बोले बोले बोले, पहले क्या आएगा अकाउंट में? ब्रॉट डाउन, उसके बाद एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और अगला बताएं पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, एंड इन द एंड यही प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का अकाउंट है और यही प्रोविजन फॉर, और किस अकाउंट की तरह का है? क्रेडिटर। अच्छा, इसके नाम बताएं, इसको क्या कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंस फॉर द ईयर। इससे क्या कहते हैं? यार ये नाम देख लें, फिर सवाल शुरू होने हैं कल से, तो फिर मसला होगा। इसका नाम क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेंस फॉर द पेमेंट फॉर द ईयर, पेमेंट फॉर द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस। इसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? डाउटफुल डेट वाला भी मैं बनाता हूं अकाउंट, अब वो मैं बनाता हूं अकाउंट। क्लियर? अच्छा जी, डेटर अकाउंट मैं आपके 1-2 मिनट दोबारा लूंगा, और कुछ हजरात आए भी नहीं हुए थे, मैं जरा रिवीजन भी चाहता हूँ डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। अब जरा अटेंटिव हो जाना है। डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना तो उधर ही हुआ है, लेकिन मैं जरा फ्रेश तरीके से एक दफा दोबारा बना रहा हूँ। मोहतरम बड़ा अटेंटिव रह के बात सुननी है। ये 2010 का साल है, और फिर मैं आज वाला सवाल शुरू करने लगा हूं। मैंने कारोबार शुरू किया, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। इधर देखते नहीं, बस फर्ज करें 70 रुपए की सेल की मैंने, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब जब साल का एंड आया तो कोई डेटर मुझे पैसे नहीं देके गया, कैरी डाउन क्या आ गया? 70। मैंने करीब के दुकानदारों से पूछा कि इस इलाके में लोग जो है पैसे लेके भागते हैं। उन्होंने कहा हाँ तकरीबन 10% लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कौन पैसा लेके भागेगा, इसलिए मैं एक अकाउंट खोलूंगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। इसका ब्रॉड डाउन तो 0 है, क्योंकि ब्रॉड डाउन इधर भी 0 है डेटर अकाउंट का। तो मैं पकड़ूंगा कैरी डाउन, और कैरी डाउन पकड़ के 70 पे लगाऊंगा 10%, ये आ जाएगा 7। अब 7 को मैं बैलेंस करूंगा इस अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट के अंदर जब बैलेंसिंग डालूंगा, थोड़ा अटेंटिवली 1-2 मिनट दें। 7 मेरा खर्चा बनेगा। इस 7 को जो मैं यहां नाम लिखूंगा वो लिखूंगा बैड डेट एक्सपेंस। इसको मैं P&L में ले लूंगा। कितना जी? 7। तो जब मैं इस साल का P&L बनाऊंगा, यार अटेंटिव रहिएगा, 2010, 2011, जब मैं इस साल का P&L बनाऊंगा तो इस साल के P&L में मैं शो करूंगा बैड डेट एक्सपेंस कितना? 7। और जब इस साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं डेटर्स शो करूंगा माइनस प्रोविजन करके। तो इधर देखते रहे, डेटर्स का कैरी डाउन 70, प्रोविजन का कैरी डाउन, ये वाला 7 खर्चे में चला गया। 70 माइनस 7 63। ये 2010 के एंड पे बुक वैल्यू आ गई मेरे डेटर्स की। इस 63 को कहते हैं नेट डेटर्स। इस 63 को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ग्रॉस डेटर्स। अगला साल आया, 2010 का साल खत्म हो गया। अगला साल कौन सा आया? 2011। 2011 के साल में मैंने डेटर अकाउंट दोबारा ओपन किया और ब्रॉड डाउन 70। अब 70 के डेटर हैं, और मैंने सोचा, यार मेरी पहले बात सुन लो, 70 के डेटर हैं, मैंने सोचा कि यार ये लोग पैसा दे के जाएं, मैं दुकान बंद करूं। मैंने सेल करनी खत्म कर दी। मैंने कहा आज के बाद मैं चीज़ें सेल नहीं कर रहा, मैं दुकान बंद कर रहा हूं, मैं बस इस इंतजार में बैठा हूं ये लोग कब आएं और पैसे दे के जाएं। तो डेटर अकाउंट का ब्रॉड डाउन मैंने खोला, प्रोविजन अकाउंट का ब्रॉड डाउन मैंने खोला, और अगला साल मेरा शुरू हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, अब जब अगला साल मेरा शुरू हुआ तो अगले साल जो है वो मैं सेल तो करनी बंद कर दी। मैंने स्टॉक दुकान पे कोई रखा ही नहीं हुआ, सामान रखा ही नहीं हुआ बेचने के लिए। मैं इंतजार करता रहा, लोग पैसे लेके आए, पैसे लेके आए। पैसे लेके सिर्फ कितने रुपए आए? फर्ज करें 60 रुपए लेके लोग आए, फर्ज करें लोग 60 रुपए लेके आए। अब जब लोग 60 रुपए लेके आए तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये तो 10 रुपए लोग लेके भाग गए हैं। अब मैंने सोचा बस यार और इंतजार नहीं करना अब लोगों का, मैं इंतजार करना पसंद नहीं करूंगा। मैंने बंदों के नाम पता है अब मुझे, अब मैं प्रोविजन नहीं, अब मैं बैडर रिटर्न ऑफ इनको बोलूंगा। अब बंदों के नाम पता है मुझे, बंदों फला 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 बंदे मिस्टर ABC 10 रुपए लेके भाग गए हैं। ये लोग अब 10 रुपए लेके मेरे भाग गए हैं। ओके, ये जो रिटर्न ऑफ है
इस 10 रुपए को आप इस साल के P&L में, यार एक सेकंड के लिए भी टेंशन लूज नहीं करनी थी, इस 10 रुपए को जो एक्चुअली लोग पैसा लेके भागे हैं आप इस साल के P&L में नहीं लेके जा सकते 2011 में। द रीजन इज के ये जो पुराना अंदाजा लगाया था 7, उन्हीं में से लेके भागे हैं। हाँ थोड़े ज्यादा भागे हैं, लेकिन वो जो अंदाजा लगाया था उन्हीं में से लोग लेके भागे हैं पैसे। तो यू कैन नॉट टेक इट टू एक्सपेंस फॉर द ईयर, इट हैज नथिंग टू डू विद P&L, बल्कि इसको मैच करें 7 से ताकि पता चले और कितने लेके भागे हैं। इसको मैच करना है 7 से। अब अकाउंटिंग एंट्री से ज्यादा बात ये समझ नहीं आती, इस लफ्ज से ज्यादा बात समझ आती है। इस 10 को यूज करें उस 7 के बदले, इस 10 को P&L में ना लेके जाएं, इस 10 को इस अकाउंट में ले जाएं, ये इसकी डबल एंट्री पूरी होगी। इस अकाउंट की इस साइड पे आ गया, इस अकाउंट की दूसरी साइड पे आ गया, बस ये इसकी एंट्री पूरी होगी। इसको P&L में नहीं लेके जाना। अब आगे चलने से पहले हमारा ये अकाउंट तैयार बैठा है। अंदाजा क्या लगाया था कितने लोग पैसा लेके भागेंगे? 7। लेके कितने भागे? 10। कितने ज्यादा लेके भाग गए? 3 को इस साल फर्दर खर्चे में डालेंगे, 3 को इस साल। लेकिन उससे पहले आपको पता है काम करना होता है जरूरी, वो ये होता है कैरी डाउन। कैरी डाउन तो हमारा 0 है क्योंकि हमने कारोबार बंद कर दिया। अब अगर कैरी डाउन 0 है तो 0 का 10%, ये भी क्या आ गया? 0। अब अकाउंट को बैलेंस करने की कोशिश करें। बैड डेट बैलेंसिंग कितना? 3। तो ये 3 जो है खर्चे में चला जाएगा। मैंने माना 10 रुपए ही लोग लेके भागे हैं, लेकिन पहले मैंने कितना खर्चे में डाला है? 7, और अगले साल 3। तो P&L में क्या जाना है? एक्सपेंस फॉर द ईयर या रिटर्न ऑफ? रिटर्न ऑफ तो हमें पता होते हैं कौन लोग भागे हैं, लेकिन हमने पहले से तो अंदाजे लगा के रखे होते हैं। अगर पहले से अंदाजे लगा के रखे हों तो राइट ऑफ को फिर खर्चे में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब बता दें, बैलेंस शीट में तो 0 चला जाएगा क्योंकि डेटर का कैरी डाउन भी 0, प्रोविजन का कैरी डाउन भी 0। अब यार कुछ भी हो सकता है, देखें इधर ऊपर, ऐसा भी हो सकता था कि 70 में से आपके जो है वो, देखते रहिएगा, 70 में से 64 पैसे देके चले जाते। कितने बैड रिटर्न ऑफ होते? 6। देखते रहे, 6। अदर इनकम नाम रखते हैं, जो मर्जी नाम रखते हैं इसका। अदर इनकम 1 रुपया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। तो फिर हम इधर बैड एक्सपेंस ना लिखते, फिर हम यहां लिखते 0 और यहां अदर इनकम 1 रुपया। 1 रुपए की खुशी आ गई। पिछले साल 7 रुपए का कम था और इस साल 1 रुपए की खुशी आ गई, तो कोई मसला नहीं, इसको अदर इनकम में डाल दें। अक्सर किताबों में इसका नाम रखा होता है रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने क्या कर दी? उल्टा दी। तो दिस कैन बी सिनेरियो एज वेल। बट हमारे सवाल में क्या हुआ था? 60 दे गए थे, तो कितने लेके भागे थे? क्या अंदाजा लगाया था कितने लेके भागेंगे? कितने लेके भागे? 10। अब बता दें खर्चे में कितने डालूं? बैड डेट एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ नहीं। और ये फिगर कहां जाएगी? P&L। अच्छा, आज के बाद एक और चीज सुन लें, ये रिटर्न ऑफ की डबल एंट्री है। डबल एंट्री को लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिटर्न ऑफ की डबल एंट्री है और ये खर्चे की डबल एंट्री है। P&L डेबिट और प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट, यानी कि खर्चा डेबिट, खर्चा ये डेबिट साइड है इसकी, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड डायरेक्ट P&L में नजर आती है। डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है और ये एंट्री की क्रेडिट साइड। ये दोनों जगह आपको नजर आ गया और साथ इसकी लॉजिक भी समझ आ गई। और मोहतरम, वो जो अकाउंट अभी प्रोविजन फॉर वारंटी और ग्रेचुटी वाला बनाया था, अब जरा मुझे बता दें, IFRS वाले पहले साल कितना माइनस करेंगे? IFRS वाले 7। IFRS वाले दूसरे साल कितना माइनस करेंगे? या IFRS वालों को P&L है ना। टैक्स वाले कोई बैड रिटर्न ऑफ है ही नहीं। हाँ, टैक्स रूल्स के मुताबिक। और मोहतरम, ये एक और टेम्परेरी डिफरेंस जो मैंने आपको टेम्परेरी डिफरेंसेस की लिस्ट में डलवाया था। कैसे?
इन्होंने 7 और 3 रुपए डाला खर्चे में, और इन्होंने इस साल कोई नहीं डाला, अगले साल पूरा कितना खर्चे में डाल दिया। तो ये जो हमारे और इनमें इख्तलाफ आया था, पहले साल हम कह रहे थे 7 रुपए खर्चा है, ये कह रहे थे कोई खर्चा नहीं है, तो अगले साल क्या ये इख्तलाफ रिमूव हो गया या बरकरार रहा? रिमूव हो गया। तो ये जाके देखें किताब पे बना हुआ है, किताब पे जाके पेज नंबर कौन सा है, तो 743 और 744 पे जाएं, 743 पेज पे जाके 7 के साथ लिखें एज पर IFRS। अच्छा यार, इनके नाम बता दें, इनके नाम बता दें। ओपनिंग बैलेंस, बैड एक्सपेंस फॉर द बैड डेट रिटर्न ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस, बार बार ओपनिंग बैलेंस, बैड एक्सपेंस फॉर द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, और मुझे ये बता दें कि अकाउंटिंग वालों के P&L में क्या जाता है, रिटर्न ऑफ या बैड एक्सपेंस फॉर द ईयर, लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं? अब वही काम किया करेंगे जो अकाउंटिंग और टैक्स सेक्शन के साथ करते थे, अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन उल्टा देते थे और टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे। ओके, निकालें जी वो। एक और चीज आप यहां लिख लें, पेज खुला हुआ है आपका 743, ये देखें इधर, अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना खर्चा है? 50। इसे टैक्स वाले मानेंगे तो ये करंट टैक्स की वर्किंग में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये किसके वाला खर्चा है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जैसा खर्चा है, अकाउंटिंग वालों का खर्चा है, अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टाएंगे और टैक्स वालों का खर्चा करंट टैक्स की वर्किंग में जाके क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये 50 रुपए ऐड करेंगे करंट टैक्स की वर्किंग में और ये 30 रुपए लेस करेंगे। क्लियर? तो ये भी सवालों में आएगा हमारे सामने इंशाल्लाह। अच्छा जी, डिफरेंसेस कितने किस्म के हैं हमारे और टैक्स वालों में? या परमानेंट या डेप्रिसिएशन का रेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ग्रेचुइटी एक्सपेंस हम अभी माइनस कर लेते हैं, वो पेमेंट पे माइनस करने देंगे, ये सारे टेम्परेरी से फर्क है। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अंदाजा माइनस करेंगे, वो एक्चुअली भागने पे माइनस करेंगे, ये सारे टेम्परेरी डिफरेंस है। लेकिन अगर किसी चीज को वो कह दे इनकम है ही नहीं कभी भी, या किसी खर्चे के बारे में वो कहते हैं ये खर्चा है ही नहीं, तो वो भी क्या डिफरेंस होगा? परमानेंट। पास्ट पेपर क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एप्रिकॉट। नया सफा निकालें रजिस्टर का 317, वह व्हाइट बोर्ड मिटा दो। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2 सालों का 60 मिलियन और 45 मिलियन। 2 सालों का सवाल इकट्ठा चलाना है हमने। एक मिनट यार, इधर ही आप इधर आओ, मुझे ये बताओ, ये 60 किस साल के और ये 45 किस साल के? 60 का हाँ, 60 2011 का है और 45 2010 का है। चलिए स्टार्ट करें। यार पहला सफा आपने छोड़ देना है, पहले सफे पे ना उसने नोट मांगा हुआ है, ये कल मैं रिक्वायरमेंट पढ़ाऊंगा सवाल की, नोट मांगा हुआ है, तो पहला सफा छोड़ दें, वर्किंग 1 शुरू करें दूसरे सफे से। वैसे तो नोट आपका 8-10 लाइनों पे आना है, आधा सफा भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन पहला सफा छोड़ के दूसरे सफे से वर्किंग शुरू करते हैं। वर्किंग 1, करंट टैक्स कैलकुलेट करना है हमने। बताएं जी प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी से कहते हैं, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट भी कहते हैं। 2011 और 2010। 2010 का बोलें, 2011 का 60। आगे चलें। द अकाउंटिंग एंड टैक्स WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 was rupees 95 and 90 million respectively। यार ये एक चीज बताएं, हम किस साल खड़े हैं? 31/12
ना यार अभी नोट ना करो, मेरी बात सुनो। हम किस साल खड़े हैं? 31/12/11 पे। अकाउंटिंग और टैक्स वालों की WDV हमारे साल के एंड की दी है या पिछले साल के एंड की दी है? पिछले साल के एंड की। हमारे साल के एंड की दी है, पिछले साल के एंड की दी है? पिछले साल के एंड की, पिछले साल। तो जो फिगर अभी अवेलेबल है वो नोट कर लेते हैं। ये किसकी वाली WDV है? और ये 90 टैक्स वालों की। 12-13 लाइनें छोड़ दें, मैक्सिमम 15 लाइनें छोड़ दें। वर्किंग वन नहीं, पेज क्या छोड़ना है, पेज पे तो 27 लाइनें होती हैं, 15 लाइनें छोड़ दें काफी। अच्छा जी, वर्किंग टू। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाने लगा हूं मैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख के। अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाने लगा हूं, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक बनाने लगा हूं, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, टैक्स वालों के रूल्स के मुताबिक नहीं, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। 31/12/10 के मुझे बैलेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे 31/12/11 के भी चाहिए होंगे। 2 साल का अकाउंटिंग वालों का टी अकाउंट बना रहा हूं, 2 साल का अकाउंटिंग वालों का टी अकाउंट बना रहा हूं। अगर टी अकाउंट बनाने भूल गए हैं, बुक वैल्यू पे इधर देखें क्या क्या आता था। ब्रॉट डाउन बुक वैल्यू, कैश, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल की बुक वैल्यू और कैरी डाउन बुक वैल्यू। तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले रिवाइज करवाए थे आपको। ब्रॉट डाउन बुक वैल्यू, एडिशन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल की बुक वैल्यू और कैरी डाउन बुक वैल्यू। अच्छा, एक ये अकाउंट खुल गया, यहां किसका बैलेंस आ जाएगा? और यहां ऐसे ही ना मोहतरम, लेकिन ये अकाउंट किनके वाला है? अकाउंटिंग वालों का। साथ मुझे किसका अकाउंट चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू, लेकिन किन रूल्स के मुताबिक? मोहतरम पहले ऐसा करते हैं ना, पहले हम टी अकाउंट्स का स्ट्रक्चर खोल लेते हैं ताकि जब फिगर्स मिले तो हम उन्हें एज इट इज पुट करते रहे आसानी से। जी 31/12 यार बोल रहे हैं 10 का कैरी डाउन, और फिर 31/12 कैरी डाउन के लिए साइड मैंने सही लिखी हुई है, याद आ रहा है? एसेट्स का कैरी डाउन इधर ही आता है। क्लियर? चलें जी। ये किस साल का अकाउंट है? 2000। ये किन रूल्स के मुताबिक? ये किस साल का अकाउंट है? 10। ये 11 का, किन रूल्स के मुताबिक? द अकाउंटिंग एंड टैक्स WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज 95 एंड 90। ये अकाउंटिंग वालों की हो गई, और ये 90 ऐसे एरो खींचते हैं, ये अकाउंटिंग वालों की एरो खींच दे 95, और ये टैक्स वालों की ऐसी एरो आसानी से खींचा जा रहा है ना, इसलिए ये टैक्स वालों की होगी 90। बता दें ये कितनी? 95 और 90। सही जगह लिख दी, गलत जगह? सही जगह लिख दी। और किस तारीख की है ये? 31/12/10 में। इंटर-F1 जैसी बातें हो रही है, अटेंटिव रहना यार। एक और काम कर लें, ब्रॉड डाउन नाले से आगे जाने से पहले ना आसानी हो जाए। ब्रॉड डाउन नाले यार, देखी जाएगी, बना ले तू वापस आ जाए। ये कौन? 11 ब्रॉड डाउन। मेरा अकाउंट पेपर में पता नहीं पूरा नहीं हो रहा था, शहजादे तूने कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन ना था, फिर चल देखना क्या जबरदस्त वो कोई यार। कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन ना लिया। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये फॉर द ईयर 10 है और फिर 2010 की 9 है, इसका क्या मतलब है? फॉर द ईयर तो 11 का है ना हमारा साल, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2011 इज 10। आगे छोड़ें, बस यहां तक पढ़ें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2011 इज 10। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स नहीं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2010 नहीं, फॉर 2011 कितनी? 10 रुपए। अब पढ़ें आगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द 2011 इज 10, तो फिर 2010 की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 9। नेक्स्ट
वेयर एज जबकि टैक्स वाला डिस्कशन फॉर द ईयर इज 8, फॉर द ईयर से क्या मरा, और 2010 की कितनी 7। बताएं जी इस साल की यहां तक नोट कर लें, नोट करके ना एक दफा इंग्लिश भी पढ़ लें सवाल की, पॉइंट 2 वाली सिर्फ। ओके वापस आ जाए। ड्यूरिंग द ईयर एल सोल्ड अ मशीन, ड्यूरिंग द ईयर एल सोल्ड अ, अच्छा यार इधर छोड़ें, 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे, 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। मेरे पास जगह कम है लेकिन कल मैं ना इस तरह प्लानिंग कर लूंगा, ये मैं अकाउंट दोबारा बनाऊंगा, वो 2 अकाउंट इधर खोल लूंगा, लेकिन आप लोग तो अपनी तरतीब से चलें, कोई मसला नहीं। ये 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे डिस्पोजल के। एक डिस्पोजल का अकाउंट खोलना पड़ेगा अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, और एक डिस्पोजल का अकाउंट, हमें 2 लाइनें चाहिए बस अकाउंट में, फिगर्स 3 आती हैं लेकिन 2 लाइनें काफी होंगी। लंबा लंबा अकाउंट खोला होता है पूरे सफे पे, आपने पता नहीं इसमें क्या क्या लिखना होता है जी। डिस्पोजल अकाउंट किन रूल्स के मुताबिक, अच्छा यार देखिए इधर कॉस्ट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, देखें इधर भाई, कॉस्ट और अकामुलेशन नहीं आएगी, डायरेक्ट बीवी ले आए। इधर बुक वैल्यू आ गई, इधर कैश आएगा, बैलेंसिंग गेन या लॉस। इधर भी बुक वैल्यू ले आए, इधर कैश आएगा, बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस। चलें अब पढ़ें। यह पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ड्यूरिंग 2011, क्योंकि द ईयर तो 11 ही है ना, ड्यूरिंग 2011 AL sold a machine for 3 million. AL sold a machine for ये एक बार याद रखिएगा, कैश पे इख्तलाफ नहीं होता अकाउंटिंग और टैक्स वालों का, डेफिशिएंट रेट पे इख्तलाफ होता है। कैश तो 3 मिलियन ही आया, तो चाहे अकाउंटिंग वालों का रूल अकाउंट खोल लो, चाहे टैक्स वालों का अकाउंट खोल लो, कैश रिसीव तो कितना है। During the year, AL sold a machine for 3 million and AL sold a machine for 3 million and recorded a profit of 0.5। जरा रुक जाएं, ये प्रॉफिट अकाउंटिंग वालों के लिहाज से है या टैक्स वालों के लिहाज से है? भाई टैक्स वालों के लिहाज से प्रॉफिट उसने हमें अगर बताना होता तो वाजे लिख देता। द AL रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ 0.5 से मुराद है AL ने तो अकाउंटिंग रूल्स लगा के प्रॉफिट निकाला ना, AL रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट, तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड आई करके अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग गेन, बल्कि ये अकाउंटिंग वालों का गेन है। द AL रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ 0.5 मिलियन। अच्छा बता दें ये गेन किस साइड पे आता है? देखें गेन किस साइड पे आता है, उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप एंट्री कर लें, डिस्पोजल डेबिट P&L क्रेडिट। ओ शुक्र है इधर ही आ गई, ये वाली गेन वाली साइड है, वरना अगर लॉस होता है तो डिस्पोजल क्रेडिट P&L डेबिट, इसलिए गेन इधर आता है। अकाउंटिंग वालों का गेन है ना 0.5,
ओ हो, एक साहब कह रहे हैं कि यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालते जाएं तो फिर यहाँ भी बार बार बैलेंसिंग निकलवानी थी। पहले सवाल का डाटा पुट करने दें, सवाल का डाटा पुट करने दें, फिर बैलेंसिंग में निकालेंगे। कौन सा भाग रहे हैं? अभी हम सिर्फ क्या पुट कर रहे हैं सवाल का? द टैक्स WDV ऑफ मशीन एज ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज, ये क्या चीज आगे बीच में? द टैक्स WDV ऑफ मशीन, किस मशीन की? सारी मशीनों की या बिकी हुई मशीन की? ऑफ द मशीन, यानी जिसकी बात हो रही है अभी। टैक्स WDV ऑफ द मशीन वाज एंड देयर वर नो अदर एडिशन डिस्पोजल, इसके अलावा सवाल में कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है। अच्छा, टैक्स WDV ऑफ द मशीन वाज 2 मिलियन। बता दें जी मशीन की WDV कितनी है? 2 मिलियन। अब आप ये ना कहिएगा ये पिछले साल के एंड की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इस साल नहीं डेप्रिशिएट करनी होगी टैक्स वालों ने। वैसे भी टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन के रेट दिए ही नहीं हुए कि हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें, तो जो पिछले साल के एंड की WDV गिवन है वही अज्यूम करनी पड़ेगी इधर ही। तो बता दें टैक्स वालों के मुताबिक WDV कितनी है यार? इसकी डबल एंट्री होगी। ये जो बुक वैल्यू है यहाँ भी आ रही है, तो यहाँ से भी तो जानी है ना, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये डिस्पोजल भी तो रिकॉर्ड होनी है ना। कितनी जी? क्योंकि एसेट अकाउंट से निकल के यहाँ आती है ना, आपको शायद याद आ रहा हो, एसेट क्रेडिट फिर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। ये एक वाहिद थी जो डबल एंट्री करनी पड़ी हमें, बाकी सिंगल सिंगल चल रही थी। अब यहां तक जरा फिगर्स देख लें सारी। अच्छा, ये काम कहाँ किया हुआ है? फिक्स्ड एसेट्स की फिगर लिख के फिर बैलेंसिंग चीजें निकालना कैश फ्लो में। सिंगल एंट्री में फिक्स एसेट की मेरा नहीं ख्याल इतनी एडजस्टमेंट्स होती थी। सिंगल एंट्री में डेटर क्रेडिटर अकाउंट वगैरह सा होता था, ज्यादा कैश एंड बैंक होता था। मेरे ख्याल से जो कैश फ्लो के सवाल थे उसमें फिक्स एसेट के अकाउंट बनते थे इस तरह के, और फिक्स एसेट की एडिशन की फिगर बैलेंसिंग निकलती थी, और पता नहीं कभी डेप्रिसिएशन भी बैलेंसिंग निकलती थी। तो फिक्स एसेट का टी अकाउंट बना के मिसिंग फिगर्स निकालना कैश फ्लो में सीखा हुआ है। तो ये जरा देख लें आप दोबारा। अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की WDV बताएं जी। 95 और इसी को क्या बना लिया? आगे बढ़े। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 10 और 9, और टैक्स वालों की 8 और 7। इनकी 10 और 9 और इनकी 8 और नेक्स्ट। इस साल मशीन बेची कितने में? अकाउंटिंग वालों के मुताबिक कितना गेन आया? गेन इस साइड पे आता है, लॉस इस साइड पे आता है। टैक्स वालों की नजर में क्या WDV थी जब चीज बेची? क्लियर? ये जो डिस्पोजल है। अच्छा, इसमें देखें ना, असल में आपको पता है कि इधर देखें, इधर जो डिस्पोजल्स की WDV होती है ना, ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल होती है। याद आ रहा है? इंट्रो F1 डिस्पोजल्स की WDV किस दिन की आती है? डेट ऑफ डिस्पोजल। अब डेट ऑफ डिस्पोजल सवाल में दी नहीं हुई। ड्यूरिंग द ईयर, हो सकते साल के पहले दिन ही आपने चीजें बेच दी हो, तो इस वजह से उसने पिछले साल के आखिरी दिन की WDV दी हुई है। अब मोहतरम क्या करना है? मिसिंग फिगर्स निकालना शुरू करते हैं। मिसिंग फिगर्स निकालना शुरू करते हैं। इन अकाउंट्स को पहले जरा मैं टैली कर दूं, बता दें जी। ये कहां जाएगा डबल एंट्री? ये कहां जाएगा डबल एंट्री? पूरी कराएं जी, बिल्कुल। वर्किंग नंबर 4 से बैलेंसिंग आया। टू पॉइंट ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, इधर बताएं क्या है बैलेंसिंग? अगर 2 वाली चीज में 3 में बेचूं, एक की खुशी, ये भी गेन था, ये भी गेन है, लेकिन ये बैलेंसिंग आया कितना? इसकी कोई डबल एंट्री नहीं करनी। ये टी अकाउंट, ये एसेट्स अकाउंट में नहीं जाता, ये एसेट अकाउंट में गेन नहीं जाता। एसेट अकाउंट का फॉर्मेट इसीलिए एक दिन रिवाइज करवा दिया था। अच्छा जी, आगे चलें, इधर चलें। देयर आर नो अदर एडिशंस। सवाल कहते हैं देयर आर नो अदर एडिशंस, लिखा हुआ है, कोई एडिशंस नहीं है। आप बता दें ब्रॉड डाउन क्या ब्रॉड डाउन होगा? 95 + 9 बैलेंसिंग 104।
इसका ब्रॉड डाउन 90 + 7 97। ब्रॉड डाउन का क्या मतलब है? यकम जनवरी 10 कितना, और यकम जनवरी 10 ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग जी कितना 104। अच्छा इधर आए, बताएं जी, यहाँ कोई एडिशन, यहाँ कोई एडिशन, डेप्रिसिएशन आ गई दोनों, बिके हुए एसेट्स की WDVs आ गई। अब क्या आ जाएगा बैलेंसिंग, कैरी डाउन निकालेंगे 82 पॉइंट। मेरे ख्याल से अभी तक IS 12 का कोई कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया, बस ऐसे ही फिक्स एसेट अकाउंट से पागल आसान सी एडजस्टमेंट देके खिलवाई जा रहे हैं। कैरी डाउन्स के साथ बैलेंसिंग लिखिएगा उधर। चलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग। यार एक तो ना ये देखिए, ये कोई रट्टा नहीं है जो आपने पेज 252 पे मारा हुआ है। इधर लाओ, ये अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करके उसके मुकाबले में टैक्स डेप्शन माइनस करने दें। ये कोई रट्टा नहीं है, लॉजिकल सी बात है, लेकिन इसको जरा रिवाइज कर लें। ये करंट टैक्स वर्किंग में क्या क्या होता है? अकाउंटिंग वाला डेप्शन उल्टा के टैक्स वाला डेप्शन माइनस करते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा के टैक्स वालों का लॉस माइनस करते हैं, और अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा के टैक्स वालों का गेन ऐड करते हैं। अब इसको बार बार जरा रिवाइज करें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, अकाउंटिंग लॉस ऐड करके टैक्स लॉस माइनस करेंगे, अकाउंटिंग गेन लेस करके टैक्स गेन ऐड करेंगे। अच्छा यार एक बात और सुने, आज ये जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग वालों का लॉस आया तो टैक्स वालों का भी लॉस ही आए, उल्टा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन के रेट्स पे डिपेंड करता है सारा। तो ये जरूरी नहीं है अकाउंटिंग वालों का लॉस आया तो टैक्स वालों का भी। अच्छा जी, बहरहाल अभी मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है दोनों सालों की? 9 और सही जगह लिख रहा हूं, अलग जगह लिख रहा हूं, देख के बता दें। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है 9, इसे उल्टा दिया। ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है 10, इसे इसके बिल मुकाबिल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाने के बाद इसके बिल मुकाबिल क्या माइनस होना चाहिए? जी टैक्स वाला डेप्रिसिएशन पहले साल की और दूसरे साल की। क्लियर? अब आपने फोकस करना है। अकाउंटिंग वालों का गेन है, टैक्स वालों का भी गेन है लकीली, तो अकाउंटिंग वालों का गेन क्या करना है? अकाउंटिंग वालों का गेन सोचें ऐड हुआ होगा ना, ऐड हुआ होगा, वो शुरू वाली क्लास अगर ली थी, एक दिन एक सवाल कराया था पूरा। अकाउंटिंग वालों का गेन ऐड हुआ होगा, इसे क्या करना है? लेस करेंगे, और ऐड क्या करेंगे? टैक्स वालों का गेन। लेकिन यार ये दूसरे साल आ रहा है, पहले साल नहीं है, दूसरे साल है। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दिया, कौन सी वाली फिगर? और एक और किनके वाला गेन करना है? टैक्स वालों का। कितना? अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा के टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कर दिया। नहीं यार क्या हुआ? पॉइंट 4 पढ़े बस, खत्म फिर। पॉइंट 4 AL earned capital gain income of
6 मिलियन हमारे साल या पिछले साल? पिछले साल 0 कमाई है, हमारे साल 6 मिलियन कमाई है। AL earned capital gain income 6 million. This income is exempt from tax. ये इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से। तो अभी परमानेंट और टेम्परेरी की बहस में ना जाए, वो तो मैंने किसी वजह से छेड़ी थी आज, उसको भी छोड़ें कि परमानेंट है टेम्परेरी है ये मुझे ना पाए। फिलहाल याद आ रहा हो परसों तरसों वाली क्लास जिसमें हमने एग्रीकल्चर इनकम की बात की थी, तो अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट में कितना गेन डाला हुआ है। टैक्स वाले क्या कहते हैं, अभी टैक्स मांगेंगे, कभी टैक्स नहीं मांगेंगे। तो हमने तो इनकम में डाला हुआ है, रेड शर्ट मुराकबे से बाहर आए, हमने तो इनकम में डाला हुआ है, तो क्या कर दें, एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर दें। भाई अटेंटिव नहीं थे, कल इंशाल्लाह करेंगे। ओवर। होमवर्क बस आपका यही, आपने एथिक्स याद करने हैं। ओवर।